नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए फिर लेकर आया है आज दिनांक 12 मार्च 2026 को 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 के 5वें और आखिरी दिन की बैठक पर आधारित ये खास कार्यक्रम। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 8वीं विधानसभा के छठे सत्र के चौथे दिन की बैठक में प्रश्नकाल के दौरान विधायक लाइसेम सिमाई ने चांगलांग और तिनसुकिया जिले के बीच राज्य की सीमा का मुद्दा उठाया। जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वेक्षण और सीमांकन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा चुकी है, जिसमें सीमा स्तंभ भी स्थापित किए जा चुके हैं ताकि लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि पाके केसांग जिला सीमा स्तंभ स्थापित करने के लिए पहला जिला चुना गया है। इसके बाद सदन में अरुणाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन विनियमन एवं प्रबंधन विधेयक 2026 को गहन चर्चा के बाद पारित किया गया। विधेयक को पेश करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने कहा है कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले उन्होंने हर जिले का दौरा किया, एनजीओ, शिक्षकों, छात्र संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ भी सुझाव किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के आवास, छात्रावास और शैक्षणिक भवनों की कमी को दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मानव संसाधन की कमी को धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि टीचर्स रजिस्ट्री पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें हर शिक्षक की नियुक्ति, पोस्टिंग और योग्यता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। विधानसभा की बैठक में राज्य के आरडब्ल्यूडी मंत्री पीडी सोना ने नैनो टेक्नोलॉजी पर पूछे गए सवालों के जवाब प्रस्तुत किए। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के छठे सत्र के 5वें एवं अंतिम दिन राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त प्रभारी मंत्री चाउना मेन ने आज पुनः दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश बजट 2026-27 को लोगों की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और लगभग 36,607 करोड़ रुपए के इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और आजीविका पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत सड़क और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने, नए अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने, स्कूलों को उन्नत बनाने तथा प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के अंतर्गत सड़क और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए नाहरलगुन से होलोंगी हवाई अड्डे तक 84 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य जारी है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोन्युपोलो हवाई अड्डे के पास 90 करोड़ रुपए की लागत से एरोसिटी विकसित की जाएगी और होलोंगी में 100 से 150 कमरों वाले होटल के साथ एक कन्वेंशन सेंटर पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में सुबनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 इकाइयां शुरू हो चुकी है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को 2032 तक पूरा किया जाएगा, जबकि टाटो 2, कलाई 2 और इचारेन परियोजनाओं का कार्य इसी वर्ष शुरू होगा। सीमा क्षेत्रों में बिजली सुविधा मजबूत करने के लिए गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम का चौथा चरण भी शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि मेनलैंड में अरुणाचल के बारे में जागरूकता बहुत कम है। पूर्वोत्तर की 3 महिलाओं के साथ हुए नस्लीय भेदभाव की अरुणाचल विधानसभा द्वारा की गई निंदा का समर्थन करते हुए श्री मेन ने कहा कि अरुणाचल में कोई असामाजिक तत्व नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे का स्वागत और अभिवादन जय हिंद कहकर करते हैं। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल के लोगों ने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा की है और वे ऐसे नामों से पुकारे जाने के हकदार बिल्कुल नहीं है जिनमें नस्लीय भेदभाव हो। श्रोता साथियों, इस बीच अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने कहा कि आज सदन की कार्यवाही कुल 60 घंटों तक चली, जिसके तहत सदन में विधायक पानी ताराम, शेरिंग लामू, ओनी पान्यांग, डॉक्टर मोहेश चाय, होंचुंग गामदाम, पेसी जिलेन और निक कामिंग द्वारा बजट 2026-27 चर्चा में भाग लेते हुए बजट का समर्थन कर इसे जन केंद्रित बताते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के नेतृत्व की सराहना की। साथ ही विधायकों द्वारा विकसित अरुणाचल के तहत कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी पेश किए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा सुधार लाने जा रही है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का गठन किया गया है और आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का अंतिम स्वरूप बहुत जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ में केवल 5 जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और समय के साथ साथ राज्य में जिलों की संख्या भी बढ़ती चली गई और कई नए जिले बनाए गए। इसी क्रम में वर्ष 2000 के आसपास जब लोंगडिंग जिले का विभाजन हुआ, तब उस समय प्रशासनिक कार्यों के साथ ही मैन पावर भी साझेदारी और पुनर्वितरण किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार की ओर से कुल 26 नियमित पद और 14 कॉन्टीजेंसी पद भी सृजित किए गए। यदि जिला मुख्यालयों की स्थिति की बात की जाए तो लगभग 19 पद पहले ही भरे जा चुके हैं, जबकि 4 पद अभी भी रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन के बाद राज्य सरकार की ओर से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को सचिवालय की तरफ से पत्र भेजा गया है, जिसमें उनसे अपने अपने जिलों में स्टाफिंग पैटर्न की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीसी की ओर से इन पत्रों का जवाब भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने अपने अपने जिलों में कौन कौन से पद भरे हुए हैं और कौन कौन से पद अभी रिक्त है, इसकी पूरी जानकारी सरकार को भेज दी है। अब सरकार हर जिले के साथ अलग अलग बैठक कर संबंधित विभागों को साथ लेकर ये समीक्षा करेगी कि किस जिले में कुल कितने पद हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC की सिफारिशों के अनुसार वहां और कितने अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया जिला विशेष यानी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक के आधार पर की जाएगी। इसके बाद विभाग बैठक कर मैन पावर का उचित संतुलन किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो नए पद भी सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में जो पद रिक्त है उनमें से ग्रुप A और ग्रुप B के पदों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन पहले ही विज्ञापन जारी कर चुकी है। इसके अलावा अन्य पदों के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा है कि कई माननीय सदस्यों ने डिस्ट्रिक्ट कोटा के मुद्दे पर भी चर्चा की। इस संबंध में मामला फिलहाल गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बेंच में लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में मौजूद सभी स्पष्ट रिक्तियां अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पास दर्ज है, लेकिन चूंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस रिपोर्ट पर स्टे ऑर्डर भी जारी है, इसलिए फिलहाल जिला कोटा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस विषय पर एडवोकेट जनरल से भी चर्चा की है और सरकार की ओर से अदालत में इस मामले को आगे बढ़ाकर जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। श्री खांडू ने कहा कि जैसे ही अदालत से ये मामला समाप्त होगा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड तुरंत जिला विशेष और जिला कोटा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। अंत में उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। इस बीच यदि किसी जिले में EAC, ADC या सर्कल ऑफिसर जैसे अधिकारियों की कमी की जानकारी मिलती है तो सरकार उसकी भी समीक्षा करके यथासंभव समाधान करने का प्रयास करेगी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग द्वारा राज्य के जनजातियों पर आधारित प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य के जनजातीय मामलों के मंत्री विधायक केंतो जिने ने कहा है कि संवैधानिक अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के अनुसार समय समय पर कुल 23 स्वदेशी जनजातियों अर्थात इंडिजिनस ट्राइब को अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख जनजाति यानी मेजर ट्राइब्स के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि कुछ जनजातियाँ अभी भी इस सूची में शामिल नहीं हो पाई है, जिनमें देओरी, योविन और मिसिंग समुदाय का उल्लेख किया जाता है। उन्होंने कहा है कि यदि इन तीनों जनजातियों को भी शामिल कर लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख जनजातियों की कुल संख्या 23 से बढ़कर 26 हो जाएंगी। विधायक ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कई उप जनजातियां यानी सब ट्राइब्स भी मौजूद है, लेकिन उनके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया है कि इन तीनों जनजातियों के संबंध में कुछ कानूनी जटिलताएं भी हैं, जिसके कारण इन्हें अभी तक सूची में शामिल नहीं किया गया है। विधायक केंतो जिने ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार वर्ष 1950 में पहली बार अनुसूचित जनजाति अधिसूचना जारी की गई और उसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन भी किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किन किन जनजातियों, जनजातीय समुदाय या उनके किसी समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जाए। इसके साथ ही अनुच्छेद 342 की उपधारा 2 के अनुसार संसद के पास ये अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। श्री जिने ने स्पष्ट किया है कि एक बार जब ये सूची अधिसूचित हो जाती है तो उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। अंत में विधायक ने कहा है कि वे ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार के पास किसी भी जनजाति को सूची में जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। ये अधिकार केवल केंद्र सरकार और संसद के पास ही होता है। बजट सत्र 2026-27 के तहत आज अरुणाचल प्रदेश के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम ने विधानसभा को जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने और नए तथा विस्तार कर रहे औद्योगिक इकाइयों को समर्थन देने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य पूर्वोत्तर के इस राज्य को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से तैयार की गई अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत
निवेश को बढ़ा देने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। श्री दुकाम ने कहा है कि इन प्रोत्साहनों में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, पूंजी निवेश सब्सिडी, पूंजी ब्याज तथा बिजली से जुड़ी सब्सिडी जैसी सुविधाएं शामिल है। उन्होंने ये जानकारी भाजपा विधायक वांगलिन लोवांगडोंग द्वारा पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा है कि इस नीति में ग्रीन इनिशिएटिव के तहत प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा SGST की प्रतिपूर्ति, वैट में छूट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे। श्री दुकाम ने कहा है कि इसमें समाज के वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रोत्साहन भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कॉमन फैसिलिटेशन सेंटरों के उपयोग पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति भी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। श्रोता मित्रों, आशा है कि 8वें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 के 5वें और अंतिम दिन पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस अंक के आखिरी कड़ी के साथ अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार।